हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने और आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद दीप के चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज अपनी क्लास रहेगी, बहुत ही शानदार क्लास रहेगी और वो क्लास है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कैसे होता है और ज्वालामुखी से होने वाले प्रमुख जो स्थल रूप है, कौन कौन सी घटनाएं होती है, उसके संबंध में क्लास रहेगी। बहुत ही शानदार होने वाली है। लीजिए अपन क्लास बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी, आपने अनेक बार ज्वालामुखी के डायग्राम देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख, तरल, चट्टान पदार्थ, लावा पृथ्वी की धरातल पर क्या करता है, पहुँचता है। यदि उस पदार्थ में कुछ समय ही बाहर आया हो या निकल रहा है, वह ज्वालामुखी कहते हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर से जो बाहर आता है लावा पृथ्वी धरातल पर, जिसमें राख है, गैस है, तरल पदार्थ है, चट्टान वगैरह सारे पृथ्वी पर आता है, उसे अपन लावा कहते हैं। एक ज्वालामुखी वो होता है जो लंबे समय तक निकलता ही रहता है, उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। क्या कहते हैं उसे? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद देखिए, तरल सटानी तरल सटानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में जब तक ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में ये मैग्मा कहलाएगा। जब तक पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में, तब तक क्या कहलाएगा? ये मैग्मा कहलाएगा। जब ये भूपटल के ऊपरी या धरातल पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। लावा और मैग्मा में अंतर है। मैग्मा क्या होता है? जब पृथ्वी के अंदर होता है। क्या होता है? अंदर। और अंदर कहाँ पर होता है? मेंटल भाग में। जब मेंटल भाग में होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे? मैग्मा। और जब धरातल पर ये आएगा तब उसे अपन क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? लावा। उसके बाद देखिए आगे, वह पदार्थ जो धरातल पहुंचता है उसमें लावा, प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, जिसे क्या कहते हैं? ज्वलन खांडविश ज्वालामुखी, जिसमें बम, राख, धूलकण, गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन शामिल होती हैं। ज्वालामुखी बाहर आता है, लावा बाहर आता है, तब उसके साथ में नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, द्राग है, धूलकण है, ये सारे उसके साथ में पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर, विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया गया है और निम्न प्रकार के ज्वालामुखी हैं। मतलब ज्वालामुखी कितने प्रकार के ज्वालामुखी है वो अपन देखेंगे। उसका एक वर्ग क्या है? पहला है सिल्ड ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? सिल्ड ज्वालामुखी। बेसाल्ट बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, बेसाल्ट होता है उस प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में सिल्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल ज्वालामुखी है। सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? सिल्ड ज्वालामुखी। जो क्या करता है? जो कि हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे उदाहरण है। जो हवाई द्वीप ज्वालामुखी है वो सिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आएगा कि सिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण बताइए, तो वो कौन सा है? हवाई द्वीप ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित, किससे निर्मित? बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। इस प्रकार से देखिए ये ज्वालामुखी होता है। कौन सा? सिल्ड ज्वालामुखी। डायग्राम में बताया गया। आगे देखिए, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते, जो तरल लावा होता है, जो द्रवित लावा होता है, उसके ठंडे होने के बाद ये बनते हैं। ये लावा उद्गार के समय बहुत ही तरल होता है। जब पृथ्वी से बाहर आता लावा तो उस समय बहुत ही ये तरल अवस्था में रहता है। इसी कारण इन ज्वालामुखी में ढाल तीव्र नहीं होते। इस ज्वालामुखी में जो ढाल होते हैं वो तीव्र होते नहीं है। यदि किसी तरह से निकासी नालिका, वेंट कहते हैं उसे, पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकते हैं। अगर इन ज्वालामुखी में, सिल्ड ज्वालामुखी में अगर पानी अंदर बढ़ जाता है नालिका में, तो ये ज्वालामुखी में क्या हो जाता है? विस्फोट भी हो जाता है। अधिकता कम विस्फोट होना ही उसकी विशेषता है। लेकिन अधिकतर ये जो सिल्ड ज्वालामुखी है, ये विस्फोट क्या होता है? कम होता है उसका विस्फोट। उसके बाद देखिए, इन ज्वालामुखी से लावा फवारे के रूप में बाहर आता है। जैसे फवारा होता है ना, इस तरह से ये ज्वालामुखी बाहर आता
है। निकास पर एक शंकु कौन बनता है? इसे इसे सिंडर शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिंडर शंकु कहते हैं। ये कौन बनता है? मतलब ये फवारे टाइप ऐसे बाहर निकलता है ज्वालामुखी, और एक क्या बढ़ता है यहाँ? कौन बन जाता है। इसी कौन को सिंडर शंकु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिंडर शंकु कहते हैं, जिसे डायग्राम में बताया गया इस प्रकार से। आगे देखिए, मिश्रित ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी? मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान, बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान, जिसे गाढ़ा या शिपशिपा कहते हैं। क्या कहते हैं? गाढ़ा या शिपशिपा कहते हैं। लावा का उद्गार होता है। शिपशिपा और गाढ़ा लावा का उद्गार होता है। किसमें होता है? ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी में। लेकिन शिल्ड ज्वालामुखी में क्या होता था? जो लावा पृथ्वी पर आता था वो कैसा था? तरल अवस्था में था। कैसा था? तरल अवस्था में। जबकि ये मिश्रित ज्वालामुखी है, ये गाढ़ा व शिपशिपा है। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। इसमें जब ज्वालामुखी फूटता है तब बहुत ही ज़्यादा भीषण होता है। बहुत ही भीषण के साथ में ज्वालामुखी फूटता है, विस्फोट होता है। इसके साथ में लावा भारी मात्रा में जल, खंडाश्म के पदार्थ व राख भी धरातल पहुँचती है। उसके साथ में कई प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो धरातल पर क्या करते हैं? पहुँचते हैं। ये पदार्थ निकास नली, ये जो पदार्थ होता है वो निकास नली के आसपास, निकास नली के आसपास परतों के रूप में जम जाता है। जैसे निकास नली होती है, इस निकास नली के आसपास क्या करता है? ये परत के रूप में क्या करता है? जम जाता है। कौन सा जम जाता है? मिश्रित ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? मिश्रित ज्वालामुखी। इसके जमा मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में होते हैं। अब देखिए आगे, ज्वालामुखी है वो ज्वालामुखी कुंड, जिसे कॉल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कॉल्डेरा कहते हैं। आगे देखिए, ये पृथ्वी पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोट ज्वालामुखी है। अब अगर सबसे पृथ्वी पर भयंकर जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? ज्वालामुखी कुंड, जिसे कॉल्डेरा कहते हैं। आमतौर पर इतने विस्फोट होते हैं, इतने भयानक होते हैं कि इनमें विस्फोट होता है तब ऊंचा से ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय वे सभी नीचे धंस जाते हैं। धसे हुए ध्वंस गर्त व लावा के गिरने से गड्ढे बनते हैं। इतना तेज से विस्फोट होता है कि वहाँ पर क्या बन जाते हैं? गर्त के गर्त बन जाते हैं, खड्डे के खड्डे बन जाते हैं। इसलिए उसे ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। क्या करते हैं? कुंड, खड्डे बढ़ जाते हैं, ऐसे खड्डे बन जाते हैं, उसे कुंड कहते हैं। आगे देखिए, कुछ अपने पहली आगे की क्लास में देखा था जो कि भूकंप के बारे में। इस भूकंप का संबंधित ये बताया गया है, कुछ पॉइंट्स है देखिए। इसमें क्या है कि भूकंप लेके 3 भूकंप लेके स्थानों पर, जैसे पी तरंगे, एस तरंगे, अपने पहले की क्लास में पढ़ा था कि ये पी तरंगे होती है वो सभी ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में चलती है। उसके बाद एस तरंगे है वो केवल ठोस भाग में चलती है। ये अपने पहले की क्लास में अपने देखा था। उसके बाद ये कुछ देखिए, उसको मापने का जो यंत्र है भूकंप अपने सिस्मोग्राफ वगैरह है, ये बताया गया है। उसके बाद मरकैली वगैरह अपने काफ़ी सारे उसमें देखा था। इस प्रकार से ये उसका तरंगों का पहुँचने का समय, जैसे पी तरंगे 3 घंटे 23 मिनट और 30 सेकंड में। उसके बाद में ये 3 घंटे 24 सेकंड, 24 मिनट और 45 सेकंड, इस प्रकार उसका एक टाइम भी दिया हुआ है, जो कि अपने आगे की क्लास में देखिए। तो इसको आप देख सकते हैं एक बार, बहुत ही बढ़िया है, ये आने वाले एग्जाम में बहुत ही काम आ सकता है ये। आगे देखिए अब कॉल्डेरा। कॉल्डेरा क्या था? एक ज्वालामुखी जो फूटता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के कारण गड्ढे बन जाते हैं, उसी को अपन कॉल्डेरा कहते हैं। इनका यह विस्फोट रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है परंतु उसके बहुत ही पास स्थित है। मतलब ये कहता है कि मैग्मा के लावा के भंडार, मैग्मा के जो भंडार है वो बहुत ही है, लेकिन कहाँ पर? उसके पास में, फ्रंट ये बहुत ही पास स्थित है। उनके द्वारा निर्मित जो पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह होती है। इसके द्वारा जो निर्मित पहाड़ी होती है वो मिश्रित ज्वालामुखी की तरह होती है। आगे देखिए बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। कौन सा आएगा? बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं। इसमें क्या करता है कि जो इसमें ज्वालामुखी में जो लावा होता है वो तरल अवस्था के रूप में क्या करता है? उगलता है, बाहर आता है, जो बहुत ही दूर तक बह जाता है। मतलब ये बहुत ही तरल होता है। जैसे ये यहाँ से निकला लावा तो ये दूर दूर तक क्या करता है? लावा फैल जाता है, क्योंकि ये तरल अवस्था में है। कैसा होता है? ये तरल अवस्था में होता है। आगे देखिए, संसार के कुछ भागों में हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं
उसका जो प्रवाह होता है वो 50 मीटर तक भी फैल जाता है। लावा होता है वो बहुत दूर दूर तक क्षेत्र में क्या करता है, जम जाता है, उसे कहते हैं लावा प्रवाह क्षेत्र। ये कई बार अकेला लावा प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का जो दक्कन का ट्रैप हम देखते हैं, कौन सा कहते हैं, दक्कन का ट्रैप है, जिस पर वर्तमान में महाराष्ट्र का पठार ज़्यादातर भाग है। जैसे अपन के भारत का ये क्षेत्र है, ये लावा निर्मित क्षेत्र है। कौन सा है, ये लावा निर्मित क्षेत्र है। उसके बाद देखिए वर्तमान में जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, पठार वाला क्षेत्र है, ये कौन सा है, ये लावा प्रभावित क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा प्रारंभ में एक अधिक वृत्त क्षेत्र पर यह प्रवाह से ढका हुआ था। कौन था ये, जो भारत का दक्षिण वाला भाग है, वो दक्षिण वाला भाग एक लावा से निर्मित बैसाल्ट निर्मित क्षेत्र है। आगे देखिए मध्य महासागरीय कटक, कौन सा है, मध्य महासागरीय ज्वालामुखी कटक। ये मध्य महासागरीय जो ज्वालामुखी कटक है वो क्या, देखिए इन ज्वालामुखी को उद्गार, ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो केवल कहाँ होता है, महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय जो कटक श्रृंखला होती है वो करीबन 70,000 किलोमीटर एक लंबी रेखा है। कितनी है, लंबी, जो 70,000 किलोमीटर लंबी महासागरीय कटक ज्वालामुखी कटक है, जो महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है, जो कि महासागर क्षेत्र, उस महासागर क्षेत्र में फैली हुई है। इस कटक में मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में अपन उसको विस्तार से और भी देखेंगे। अब देखिए ज्वालामुखी से होने वाली जो आकृति है, स्थलाकृति आकृति है, वो क्या है, देखिए वोलेनिक लैंडफॉर्म्स। ये कई बार प्रश्न आता है कि बेथोलिक, कैथोलिक वगैरह क्या है, लेकोलिथ क्या है, ये अपन देख लेते हैं एक बार, बहुत ही शानदार ढंग से अपन देखेंगे। आपके सारे डाउट्स इस क्लास में सारे क्लियर किए जाएंगे कि लेकोलिथ क्या है, बेकोलिथ क्या है, फैकोलिथ क्या है, अंतर्वेदी आकृति क्या है, सारा अपन इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए क्लास में, और पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो को जरूर शेयर करें अपने साथियों को। ये क्लास बहुत ही शानदार है। आने वाले सभी एग्जाम में, चाहे RS हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे LDC हो, कांस्टेबल, तमाम एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार क्लास है। देखिए ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, पहली अंतर्वेदी आकृतियाँ। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसको ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। जब ज्वालामुखी पृथ्वी पर बाहर आता है, लावा के रूप में निकलता है, तब कुछ समय के बाद, हजारों वर्षों या कई वर्षों के बाद लावा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो क्या बन जाती है, एक आग्नेय शैल बन जाती है। और आग्नेय शैल का उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट, जो कि आग्नेय शैल का क्या है, उदाहरण है। लावा का जमाव यह धरातल पर पहुंचकर होता है। यह धरातल के तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल के रूप में परतों में जम जाता है। अब ये प्रश्न देखते हैं कि अंतर्वेदी का मतलब जो आग्नेय चट्टान है, उस आग्नेय चट्टान के दो प्रकार हैं। आग्नेय चट्टान है उसके दो प्रकार हैं, एक तो अंतर्वेदिक चट्टानें और एक होती है बहिर्वेदिक चट्टानें। बहिर्वेदिक और अंतर्वेदिक चट्टानें क्या होती है, बहिर्वेदिक चट्टानें का मतलब होता है जो लावा बाहर निकलता है, पृथ्वी धरातल पर आता है और परत के रूप में जम जाता है, उसे कहते हैं बहिर्वेदिक शैल। और अंतर्वेदी का शैल का मतलब होता है कि जो लावा पृथ्वी पर धरातल पर नहीं पहुंचकर अंदर ही जम जाता है और चट्टान का निर्माण हो जाता है, शैल का निर्माण हो जाता है, उसे अंतर्वेदी शैल कहा जाता है। अंतर्वेदी आकृतियाँ बन जाती है, वो शैल कहलाता है। उसके बाद देखिए जो धरातल पर पहुँच कर लेता है, धरातल पर पहुँचने से पहले वो भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। लावा ठंडा होने के बाद उसके स्थान पर आग्नेय शैल का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें आग्नेय शैल को वर्गीकरण किया जाता है। उसके देखिए ज्वालामुखी शैलों में जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है और देखिए पातालिया का मतलब क्या है, पाताली शैल, जो कि ये धरातल पहुंचता है, इसे अंतर्वेदी कहते हैं। और बहिर्वेदी का मतलब क्या है, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा होता है और कई आकृतियां बनाता है, उस आकृतियों को अंतर्वेदिक आकृतियां कहते हैं। अंतर्वेदिक आकृति कौन कौन सी है, देखिए अपन डायग्राम के माध्यम से समझते, देख लीजिए डायग्राम जो हुआ है, कौन कौन सी आकृतियां देखिए अपन समझ सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखो ये क्या है, ज्वाला नलिका, उसके बाद ये महास्कंद, स्कंद, भित्ति, लेकोलिथ, उसके बाद ज्वालामुखी नालिका, ये सील, उसके बाद मिश्र ज्वालामुखी ऐसे निकलते हैं, उसके बाद ज्वालामुखी नालिका, उसके बाद ये कुंड जो सिंडर कुंड मैंने पढ़ाया आपके, उसके बाद लावा मेशा, उसके बाद में ये देखिए ये ज्वालामुखी डोम जो गुम्बद बनता है, उसके बाद ये देखिए ये ज्वालामुखी से पठार बनता है, उसके बाद देखिए ये क्या है, विकर्णीय भित्ति
विकिरणकारी भित्ति के साथ ज्वालामुखी। उसके बाद देखिए ये कुंड बन जाते हैं, सिंडर कुंड बनते हैं बड़े बड़े, जिसे कॉल्डेरा कहते हैं। ये भस्म और ये अपरदित लेकोलिथ। तो ये तमाम जो लावा से बनने वाली, ज्वालामुखी से बनने वाली ये आकृतियाँ हैं, जो कि ये पृथ्वी के जो अंतर्वेदिक है सर, ये अंतर्वेदिक आकृतियाँ हैं, जो कि धरातल पर न बनकर ये पृथ्वी के अंदर भाग में ये आकृतियाँ बन जाती है। पहले अपन आकृति देखेंगे बैथोलिक। कौन सी देखेंगे अपन? बैथोलिक। अब बैथोलिक क्या होती है आकृति देखिए। यह यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपट्टी की गहराई पर, जो भूपट्टी होती है, भूपट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाता है और एक गुम्बद के आकार में विकसित हो जाता है। मतलब जो लावा होता है, मैग्मा होता है, वो अंदर ही जो परपट्टी होती है उस परपट्टी की गहराई में ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद एक बड़ा गुम्बद विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रिया के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने से ये धरातल पर प्रकट होता है। उसके जो कोई भी घटना हो जाती है, घटना होने के कारण उसका जो ऊपरी भाग होता है वो हट जाता है। हट जाने के बाद ये धरातल पर प्रकट होता है। तो ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। कभी कभी उनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट के पिंड बने होते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? बैथोलिक कहते हैं। और ये मैग्मा के भंडारों में जमे होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये क्या था? बैथोलिक। अब आप देखेंगे अपन आगे देखेंगे वो है लेकोलिथ। क्या है? लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या होता है देखिए, ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं, जो पृथ्वी के अंदर बनती है चट्टानें, जिसका जो तल होता है वो समतल एक पाइप रूपी वाक नली से नीचे से जुड़ा होता है। एक जो वाक नली होती है, एक वाक नली के रूप में पाइप से जुड़े होते, इस प्रकार से जुड़े होते हैं अंदरी भाग में। इसकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुम्बद के रूप में मिलती है। जो मिश्रित ज्वालामुखी जो गुम्बद होता है, उस गुम्बद के रूप में इसकी आकृति मिलती है। अंतर केवल यही है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। लेकोलिथ होता है वो गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में जो ग्रेनाइट की जो चट्टानें बनी है, जो कर्नाटक उदाहरण है वो कर्नाटक के जो पठार है जहाँ ग्रेनाइट की चट्टानें बनी है, ऐसा गुंबदनुमा पहाड़ियाँ होती है। वो कौन सी होती है? लेकोलिथ की पहाड़ियाँ। इसमें अधिकतर अब अपत्रित हो चुकी है, वह धरातल पर देखी जा सकती है। ये लेकोलिक व बैथोलिक इसके अच्छे उदाहरण है। किसके अच्छे उदाहरण है? इसी के। आगे देखिए तीसरा कौन सा है? लेपोलिथ और फेकोलिथ व सिल्ड। कौन सा है? लेपोलिथ, फेकोलिथ और सिल्ड। देखिए क्या है, ऊपर उड़ते हुए लावा के कुछ भाग क्षैतिज दिशा में, ऊपर उड़ते हुए लावा का कुछ भाग होता है वो क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल पर चला जाता है। यहाँ से अलग अलग आकृतियाँ में जम जाता है। यह तस्वीनुमा के आकार में जम जाता है। कैसे जम जाता है? तस्वीनुमा आकृति में क्या जाता है? ये जम जाता है। कई बार अंतर्वेदी चट्टानें, जो आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये प्रतनुमा लहरदार नुमा चट्टान एक निश्चित वाक नली के मैग्मा भंडार से जुड़ी होती है, जो बैकोलिथ में विकसित होती है। ये क्या कहलाता है? ये फेकोलिथ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये फेकोलिथ कहलाता है। मतलब जो लावा होता है वो क्षैतिज दिशा में कमजोर धरातल पर चला जाता है और तस्वीनुमा आकृति में ये जमा हो जाता है। अपनति मोड़दार के रूप में अपनति और अभिनति के रूप में ये लावा जमा हो जाता है और लहरदार होता है। कैसा होता है ये? इसे लहरदार के रूप में जमा होता है। एक निश्चित वाक नली मैग्मा के जो भंडार होते हैं, जो नली होती है, उससे जुड़ा होता है। उसे क्या कहते हैं? इसे फेकोलिथ कहते हैं। आगे देखिएगा मन। और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक सादर के रूप में, क्षैतिज तल में एक सादर होती है। क्षैतिज तल में एक सादर के रूप में ऐसे जो जम जाता है और ठंडा हो जाता है। लावा ठंडा होने के बाद इसे सिल या सिट कहा जाता है। क्या कहता है? सिट कहा जाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर उन्हें विभाजित किया गया है। कम मोटाई वाले जमाव, जो कम मोटाई होती है उसे कहते हैं सिड, और जो अधिक मोटाई होती है, घनी मोटाई होती है, उसे कहते हैं सिल। एक तो होता है, क्या होता है? सिट, और एक होता है सिल। सिल क्या होता है? जो अधिक मोटाई वाला होता है, और ये होता है कम मोटाई वाला। उसके बाद देखिए डाइक। डाइक क्या होता है? जब लावा का प्रवाह
जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है, क्या होता है, समकोण होता है। अगर ऐसी अवस्था में ठंडा हो जाता है और एक दीवार के रूप में, उसकी एक दीवार के रूप में क्या होती है, संरचना हो जाती है। यही से इसी संरचना को अपन क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी संरचना को डाइक कहा जाता है। डाइक का उदाहरण देखिए, पश्चिमी जो महाराष्ट्र क्षेत्र है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की आकृतियाँ बहुत से पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में जो डाइक है वो उद्गार की एक भाग समझी जाती है। तो अच्छा उदाहरण क्या है, जो कि दक्कन का पठार है। तो गाइस, आज की क्लास में अपन ने देखा कि ज्वालामुखी कैसे पड़ता है, ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियाँ, ज्वालामुखी के प्रकार। अपन एक बेहतरीन इस क्लास में अपन ने सारा अपना डाउट्स क्लियर किया। ये क्लास एनसीईआरटी जो कि क्लास 11 की बुक है उसमें से बहुत ही शानदार दिया हुआ है, जो आने वाले तमाम एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।